नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप 11 पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, जिसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे से आपके क्वेश्चन बनेंगे और अच्छे से समझेंगे। उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बायोलॉजी है या आप ज्योग्राफी पढ़ते हो या पॉलिटी पढ़ते हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसका लगभग 70 से 75% क्वेश्चन जो रहते हैं वो कंसेप्ट बेस रहते हैं। कंसेप्ट बेस यानी उसको समझना जरूरी है। अगर आपने एक बार समझ लिया ना, तो उसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए वो आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं। एक बार रिवीजन करने के बाद वो अपने आप याद रह जाते हैं, क्योंकि 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेस पूछे जाते हैं। आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? WBC पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने RBC कंप्लीट किया। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमने ब्लड शुरू किया था, जिसके अंदर हमने ब्लड पढ़ा, RBC पढ़ी। आज हम WBC प्लेटलेट से ब्लड ग्रुप क्या होता है, जितना हो सके उतना करेंगे, अच्छे से समझ के करेंगे। टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन हम समझ के करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है ना? तो हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का रहेगा RBC। हमारा हो गया पिछली वीडियो के अंदर WBC। ठीक है, WBC क्या है और किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? WBC को आप नॉर्मल बोलते हो, वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स या वाइट ब्लड सेल बोलते हो आप। ठीक है ना? आप बोलते हो इसे श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ये सबको पता है। श्वेत रक्त कोशिका कह दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? श्वेत रक्त कोशिका है, वो क्या है? यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है इसका केमिकल नेम क्या है, यानी इसका रासायनिक नाम क्या है। केमिकल नेम क्या है इसका, रासायनिक नाम क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला WBC, रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम इसका क्या है? तो आप कहोगे जी इसका रासायनिक नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कलर। ये सब जहीं पे भी आएगा वहाँ पे इसका मतलब होगा रंगहीन। और साइट का मतलब आपको पता ही है, इसका मतलब क्या होता है? सेल होता है, या आपने सुना होगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। तो साइट शब्द कहीं पे भी जुड़ा हो, उसका मतलब क्या होता है? जैसे हेपेटोसाइट हो गया आपका, उसके बाद आपका ल्यूकोसाइट है, इरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट है, अलग अलग प्रकार के साइट जहाँ पे भी जुड़ेगा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब कोशिका होगा। तो जैसे साइटोलॉजी से याद कर लो, ये भी याद करना है आपको, क्योंकि हम कोशिका पढ़ेंगे, उसके अंदर साइटोलॉजी होगा। स्टडी ऑफ सेल यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट यानी बिना रंग की कोशिका है, उसको बोला है श्वेत रक्त कोशिका। यानी इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट किसका रासायनिक नाम आपसे पूछे तो आपको आंसर दे देना है ल्यूकोसाइट WBC का रासायनिक नाम है। ठीक है, ल्यूकोसाइट से आप 2-3 बातें और याद कर लो, ये चीज़ें मैं लिख लो आप। ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस एक आपको याद करना है। ल्यूकोसाइटोसिस एक आपको याद करना है। ल्यूकोपीनिया एक आपको याद करना है। ल्यूकेमिया। ठीक है ना? ये शब्द आपको याद करने हैं। यानी ल्यूकोपोइसिस क्या है, क्वेश्चन यहाँ से आता है। पोइसिस क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? आपसे पूछा जाता है ल्यूकोपीनिया क्या है? एक के साथ याद हो जाएगा ना, ल्यूकोपीनिया। ल्यूको शब्द WBC से संबंधित है। ल्यूकेमिया क्या है? और सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन जो पूछा गया है ल्यूकेमिया से पूछा गया है। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया, ल्यूकेमिया। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है। मैं बताऊंगा इसका क्या कारण है और कौन सा रो क्वेश्चन किस प्रकार से सेट होता है। ठीक है ना? पहले इसको करते हैं। तो हमने कहा ये क्या है? कलरलेस है। तो आप कहोगे जी ये क्या है? रंगहीन कोशिका है। तो आप कहोगे कलरलेस ब्लड सेल है, यानी इसका कोई भी रंग नहीं होता, रंगहीन रक्त कोशिका है।
क्योंकि वाइट कोई रंग नहीं, आपको पता है, जिसका रंग कोई भी नहीं होता फिजिक्स के हिसाब से, उसे क्या बोलते हैं? वाइट बोलते हैं। हमें क्या बोलते हैं? जो सारे रंगों को रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी जिस सारे रंगों का परावर्तन कर देती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम श्वेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत बोलते हैं। तो रंगहीन कोशिका। दूसरी न्यूक्लिएटेड सेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सेल है, यानी केंद्रक में कोशिका है, यानी केंद्रक में कोशिका है। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, यानी WBC में केंद्रक पाया जाता है, WBC में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे RBC आपकी है और प्लेटलेट्स है, उसके अंदर केंद्रकहीन थी, वो स्तनधारियों में क्या थी? वो केंद्रकहीन, उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन WBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है इसके अंदर जी, ठीक है ना। तो न्यूक्लिएटेड सेल है। उसके बाद इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? इसका निर्माण कहाँ पे होता है? इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अगर ये बात आपसे पूछे तो आपको मैंने बताया था, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे WBC हो, चाहे RBC हो, चाहे ब्लड हो, सभी का निर्माण एक ही जगह होता है। वो आपकी कहाँ पे? हड्डी के अंदर होता है, यानी अस्थि के अंदर होता है। तो आप कहो जी इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। एक तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी इसका निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा भी कौन सी अस्थि मज्जा में होता है जी? अस्थि मज्जा दो प्रकार की होती है, पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा। अगर पीली अस्थि मज्जा की बात करें तो पीली अस्थि मज्जा में निर्माण नहीं होता, वो कुछ मिनरल वगैरह, फैट वगैरह को स्टोर करने का काम करती है। तो एकमात्र जो क्या है, रेड बोन मेरो है, उसके अंदर स्टेम सेल पाए जाते हैं, जो ब्लड, जिसे हम प्लोरीपोटेंट सेल कह देते हैं, या वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, टोटीपोटेंट, प्लोरीपोटेंट क्या होते हैं। तो उसमें स्टेम सेल है, वो क्या करते हैं? वो निर्माण करते रहते हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं। तो आप कहोगे जी रेड बोन मेरो में इसका निर्माण होता है, रेड बोन मेरो के अंदर इसका निर्माण होता है, ठीक है। यानी लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा, ठीक है ना। यानी एपिफाइसिस भाग जो होता है हड्डियों का, लंबी हड्डियों में इसका निर्माण होता है। छोटी हड्डियों में निर्माण नहीं होता रक्त का, लंबी हड्डियों में निर्माण होता है। कौन सी हड्डियों में? लंबी हड्डियों में। लेकिन छोटे समय भ्रूण अवस्था में फिर बात करूं तो निर्माण कौन कर रहा है इसका? लीवर और कौन कर रहा है? प्लीहा कर रहा है, ठीक है ना। तो लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाल अस्थि मज्जा के अलावा इसका निर्माण और कहाँ पे भी होता है जो निर्माण में सहायता करते हैं? तो निर्माण में सहायता इसमें लीवर भी करता है, ठीक है। जैसे थाइमस ग्लैंड जो होती है आपकी, थाइमस ग्रंथि है, वो भी करती है, और स्प्लीन भी करते हैं, और लिम्फ नोड भी करते हैं, यानी यकृत भी इसका निर्माण में सहायता करता है, थाइमस ग्रंथि भी इसके निर्माण में सहायता करती है, प्लीहा भी इसके निर्माण में सहायता करता है, और इसके निर्माण में सहायता कौन करता है? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड यानी लसिका परव भी WBC के निर्माण में सहायता करते हैं। बनती तो यहीं पे है, लेकिन ये कुछ ना कुछ उसमें हेल्प करते हैं, मैच्योर कराने में हेल्प करते हैं। जैसे एक एग्जांपल थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि मैच्योर किसको करती है? लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट जो होते हैं, टी से थाइमस बनता है, तो टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करने में थाइमस ग्रंथि क्या करती है? उसकी सहायता करती है। तो इस प्रकार, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से है, अगर ऑप्शन में चारों दे दे और आपको कहीं इनमें से सभी या सभी में निर्माण होता है, तो आपका आंसर यहाँ जाना चाहिए, आपका क्वेश्चन कोई भी ना छूटे, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? निर्माण कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे होता है। फॉर्मेशन की प्रोसेस जो है, यानी निर्माण की क्रिया है, उसे क्या कहा जाता है? निर्माण क्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आता है निर्माण क्रिया को क्या कहा जाता है? तब आपका आंसर रहता है ल्यूको, वो एक शब्द ऊपर लिखा है देखो मैंने, पोइसिस, ल्यूकोपोइसिस किसके निर्माण की प्रक्रिया है? ल्यूकोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस यानी WBC के निर्माण की प्रोसेस जो होती है, क्रिया जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस। ल्यूको शब्द किससे संबंधित है? WBC से, पोइसिस प्रोसेस को बोल दिया हमने, ठीक है ना। तो ल्यूकोपोइसिस, जैसे इरिथ्रोपोइसिस RBC का निर्माण, थ्रोम्बोपोइसिस केस का निर्माण हो गया
प्लेटलेट्स का निर्माण। उसके बाद हमने कहा हीमोपोइसिस, ब्लड का निर्माण की प्रोसेस को बोल दिया, तो ये प्रोसेस कहलाती है ल्यूकोपोइसिस। ठीक है ना। अभी इस बात को अगर क्लियर कर लिया जाए, ठीक है, तो इसका जीवन काल कितना होता है। निर्माण तो हो गया, निर्माण के बाद ये जीवन काल यानी जीवित रहेगी। आप कहो जी जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। कितने दिन ने, 2 से 4 दिन। देखो वैसे डब्ल्यूबीसी का कोई आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कभी भी इसका जीवन काल कितना, क्योंकि डब्ल्यूबीसी होती है 5 प्रकार की, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। पांचों डब्ल्यूबीसी अलग अलग तरीके से उसका जीवन काल होता है, यानी 1 वीक भी हो सकता है, कोई 2 दिन भी जीवित रहती है, कुछ महीनों तक, कुछ उम्र भर तक भी जीवित रह सकती है, तो उनका फिक्स जीवन काल नहीं होता। तो इस पे आप ध्यान न दो तो भी अच्छा है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो लेकिन आपके एग्जाम में आज तक मैंने क्वेश्चन नहीं देखा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखा भी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल है कितना होता है, तो इस पे टेंशन मत लेना। अब जीवन काल के बात करें, डेथ, इस जीवन काल के बाद मृत्यु तो संभव है, तो मृत्यु इसकी कहाँ होती है, तो ब्लड के अंदर होती है। डेथ प्लेस कौन सा इसका, तो ब्लड है। आपसे पूछ ले मृत्यु का स्थान कौन सा इसका, तो आप कहोगे जी मृत्यु इसकी रक्त के अंदर ही हो जाती है। किसके अंदर हो जाती है, रक्त में ही हो जाती है, वहीं पे ये नष्ट हो जाती है, ठीक है ना, वहीं पे ये नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो डेथ प्लेस इसका कौन सा है, ये है। क्लियर हुई बात। अब आप देख लो, रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट है, रासायनिक नाम क्या इसका, ल्यूकोसाइट है, वो शब्द भी आपको याद करने हैं। न्यूक्लिएटेड सेल है, केंद्रक में कोशिका होती है, क्या होती है ये, केंद्रक में कोशिका होती है। इसका कोई रंग नहीं होता, और इसका आकार पूछे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका आकार पूछे, ठीक है ना, इसका आकार कैसा होता है, एम्बॉइड शेप कह सकते हो या इर्रेगुलर शेप कह सकते हो, यानी इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। या आप कह दो अम्बीबा आकार की होती है। अम्बीबा का कोई आकार होता है क्या, उसी प्रकार इसका आकार भी नहीं होता, अम्बीबा आकार की होती है, बिना आकार होती है, ये एक इर्रेगुलर शेप होती है, यानी पूरी की पूरी तरीके से एक इसका कोई पता नहीं होता, कोई भी आकार बना सकती है, क्योंकि ये अपना आकार बदल सकती है समय के अनुसार, ज़रूरत के हिसाब से आकार बदलती रहती है। तो अम्बीबा उसी प्रकार आकार बदलता है, उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी बदलती है, तो अम्बीबा आकार की कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये कोई भी इरेगुलर शेप यानी अम्बोइड शेप कह सकते हो, एम्बॉइड शेप कह सकते हो, या अम्बीबा आकार की होती है, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। आकार की बात कर लेते हैं हमने। उसके बाद देखो क्लियर कर देता हूँ मैं इस बात को, ना 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 तुम रह नहीं पाते, तुम नहीं आते, ये हो गया आपका। देखो इसके बाद संख्या कितने पाई जाती है, इसकी नंबर जो है वो कितना है, तो ये पाई जाती है 8000 से लेकर 11000 पर मिलीमीटर क्यूब के हिसाब से, ठीक है ना। यानी इस जैसे हमने देखा 50 लाख पाई जाती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कितनी है जी, डब्ल्यूबीसी 8 से 11,000 है, उतने रक्त के अंदर जितने में आरबीसी 50 लाख है, उतने ही रक्त में डब्ल्यूबीसी 8 से 11,000 के बीच इसकी संख्या पाई जाती है जनाब, ठीक है ना। लेकिन इसकी संख्या बढ़ जाए, इसका नंबर अगर बढ़ जाए, अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाए मान लो, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी काउंट यानी इसकी संख्या घट जाए या बढ़ जाए, आप कहोगे जी बढ़ जाए तो क्या कहेंगे, और ये क्वेश्चन आते हैं, घट जाए तो क्या कहेंगे, ठीक है। अब बढ़ जाए उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, तो ल्यूकोसाइटोसिस कुछ नहीं है, डब्ल्यूबीसी कुछ से मतलब संख्या में क्या वृद्धि कर ले, 11,000 से प्लस रहना शुरू कर दे आपके, उसकी संख्या बढ़ गई, मान लो इंक्रीज हो गई उसकी संख्या, तो उसको हम ल्यूकोसाइटोसिस कह देते हैं जनाब, ठीक है। उसकी संख्या घट गई मान लो, तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, का मतलब होता है कम होना, तो ल्यूको किसका, डब्ल्यूबीसी का, ठीक है ना, और पीनिया कम होना, तो ल्यूकोपीनिया है डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाना, ल्यूकोपीनिया, ठीक है ना।
ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया किसकी संख्या कम हो जाना, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाना, बढ़ जाना, ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक है ना। अब एक शब्द और आ जाता है, अनहेल्दी, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाए, यानी बेकार की जो कोशिका है डब्ल्यूबीसी, जो किसके काम की नहीं है, उसके अंदर फालतू के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है भी नहीं, मतलब उसका जो फंक्शन होना चाहिए वो कर नहीं रही है, फालतू की संख्या में बढ़ोतरी हो गई, इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई कि वो हमें किसको अंजाम देगी, कैंसर को, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, ल्यूकेमिया, क्या बोलेंगे, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, और क्या क्वेश्चन आता है देखो, अस्वस्थ डब्ल्यूबीसी जो है वो बढ़ जाए आपकी, तो उसे क्या बोलेंगे। अगर आप कह दो भी, सीधा क्वेश्चन दे दे वो, ल्यूकोसाइटोसिस ऑप्शन में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाए, तो भी आपको ऑप्शन में ल्यूकेमिया मिली तो आपको ल्यूकेमिया पे जाना है। ल्यूकेमिया का सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया ना, वो क्या पूछा गया है, वो ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है, सिंपल भाषा में तो हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, रक्त का कैंसर हो गया, ठीक है ना, लेकिन उसको ब्लड कैंसर को डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया, क्योंकि डब्ल्यूबीसी आपकी बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ गई, ठीक है ना, तो बढ़ गई, तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर में बढ़ गई संख्या, गुच्छे बनने शुरू हो जाते हैं, आपको पता भी है, फिर ब्लड जो होता है वो क्या करना पड़ता है, हमें बार बार बदलवाना पड़ता है, तो वो ल्यूकेमिया के अंदर होता है ऐसा कुछ, क्लियर हुई बात। तो ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोसिस, और ब्लड कैंसर में डब्ल्यूबीसी होती है, बाकी ब्लड न तो आरबीसी में कैंसर होता है न प्लेटलेट्स में कैंसर होता है, क्योंकि इन दोनों में केंद्रक ही नहीं पाया जाता, और केंद्रक नहीं पाया जाता तो उनके अंदर क्या है, क्रोमोसोम भी नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है तो डीएनए नहीं है, और डीएनए नहीं है, जीन नहीं है, तो जीन का मुख्य रोल रहता है कैंसर फैलाने में, तो जीन उसके अंदर पाया ही नहीं जाता, मान लो आरबीसी और प्लेटलेट्स में, तो कैंसर किस में हो सकता है फिर, डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। तो कैंसर कौन से सेल में होता है, तो आपसे पूछे तो आप डब्ल्यूबीसी कह देना। कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लड कैंसर है, क्या है, ब्लड कैंसर है, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, कौन सा रोग है, कौन सा रोग है जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपको कहना है एड्स, एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हम डिजीज़ के अंदर पढ़ेंगे, वायरल डिजीज़ है। तो एड्स के अंदर क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या घट जाती है, ठीक है। कौन सा वायरस है, जो एचआईवी वायरस है, जो क्या करता है, ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस है ये, जो किसको अंजाम देता है, एड्स को अंजाम देता है, और एड्स के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है। एड्स कहा किसको जाता है, जब आपके डब्ल्यूबीसी खत्म हो जाती है, आपके रोगों से लड़ने की क्षमता खो देती है डब्ल्यूबीसी, तब उसको एड्स कहा जाता है। उससे पहले अगर आपके शरीर में वायरस घुस गया, मान लो एचआईवी, तो उसे एचआईवी पॉजिटिव बोलते हैं। तो कौन सा वायरस है जो डब्ल्यूबीसी को खा जाता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, डब्ल्यूबीसी को खाने वाला वायरस कौन सा है, एचआईवी है, ठीक है ना। और आपसे क्वेश्चन पूछे भी कौन सी डब्ल्यूबीसी को खा जाता है, तो टी लिम्फोसाइट को खाता है, बाकी आगे बता दूंगा इस बात को मैं, टी लिम्फोसाइट को ये खाता है, टी लिम्फोसाइट को, ठीक है ना। तो कौन सा रोग है या कौन सा वायरस डब्ल्यूबीसी की संख्या घटा देता है, तब आपका आंसर क्या रहता है, एचआईवी, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये संख्या की बात हो गई, डब्ल्यूबीसी। अब दो कॉमन से वर्ड हैं जो आप सुनते हो, टीएलसी और डीएलसी। डॉक्टर जब भी आपको इन्फेक्शन वगैरह होता है तो डॉक्टर आपको सलाह देता है भी टीएलसी करवाओ या डीएलसी करवाओ। टीएलसी और डीएलसी में क्या है, देखो टीएलसी के अंदर तो आपको संख्या बताई जाएगी भी आपकी 8 से 11,000 के बीच है, 11,000 से प्लस हो गई, या 11,000 8,000 से नीचे हो गई, 7,000 है, 6,000 है, 5,000, तो वो बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसको क्या बोल दिया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, यानी टोटल डब्ल्यूबीसी को गिनना, टोटल डब्ल्यूबीसी की संख्या का पता लगाना, टीएलसी होता है, ठीक है। इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो टीएलसी डीएलसी की सलाह देता है। डीएलसी क्या होता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है,
ठीक है। डिफरेंशियल का मतलब विभिन्न प्रकार के डब्ल्यूबीसी को अलग अलग पता करना। जैसे आपके अंदर ल्यूकोसाइट के अंदर तो बता दिया, टीएलसी में, डीएलसी में वो अलग अलग डब्ल्यूबीसी के बारे में बताया। जैसे डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट है, उसके बाद मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, एसिनोफिल्स है। उनके बारे में, उनकी संख्या के बारे में पता लगाएगा, परसेंटेज का पता लगाएगा, वो टेस्ट कौन सा है, वो डीएलसी है। तो टीएलसी डीएलसी भी आपको याद रखना है। टीएलसी किसके लिए होता है, डीएलसी किसके लिए होता है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन थे किसके, देखो हो गया यहाँ पे। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को कहा जाता है, ल्यूकोपीनिया संख्या घट जाती है उसको कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है उसको ल्यूकोपोइसिस से निर्माण की प्रोसेस है। तो ये याद रखने हैं वर्ड, एक वर्ड से कितने वर्ड याद हो गए आपको पता ही है, ठीक है ना। ट्रिक व्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो जाएगा क्या, कमेंट करके बता दिया करो भैया मेरे प्यारे प्यारे बालकों, ठीक है। कितने प्यारे हो तुम, इतने प्यारे लगने का कारण क्या है भैया, बता दो जरा, ठीक है। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी को ग्रेन्यूल्स के हिसाब से यानी कणिका के आधार पे दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी दो प्रकार की आपकी डब्ल्यूबीसी हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है जी, एक तो हो गई आपकी, यहाँ लिखता हूँ मैं, ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब कोशिका जिसके अंदर ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, और एक होती है ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट यानी जिसमें कणिका नहीं पाई जाती, ए कणिका में डब्ल्यूबीसी और कणिका में डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना। कणिका में यानी जिसके अंदर ग्रेन्यूल या कणिका प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी लाइसोजाइम, जो मतलब इसके अंदर जो है साइम के जो ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्ड लाइसोसोम के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, यानी लाइसोसोम जो होता है ना, उसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल यानी छोटी छोटी कणिकाएं जिसके अंदर होती है। जैसे मैं कह दूं ये आपकी डब्ल्यूबीसी है, मान लो ये डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर अगर छोटी छोटी कणिका पाई जाती है, ग्रेन्युलोसाइट, ये आपके डब्ल्यूबीसी है मान लो। शेप तो हम बनाएंगे नहीं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं, न्यूक्लियस तो होगा ही होगा, अलग अलग प्रकार के न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। इसमें बना देता हूँ मैं सीधा सा न्यूक्लियस, तो ये डब्ल्यूबीसी है, क्या है, डब्ल्यूबीसी है। लेकिन इसमें कण है और इसमें कण नहीं है, इसमें क्या है, कण नहीं है, तो ग्रेन्युलोसाइट बोल दिया। अब ये भी आगे 3 प्रकार की हो जाती है, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, तो लिख लेते हैं 3 प्रकार की, ठीक है। एक तो होता है एसिनोफिल्स, दूसरी हो गई आपकी बेसोफिल्स। फिल्स का मतलब प्यार करना, और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। कमेंट में आप मेरे को बताओगे हिमेटोफोबिया किसके डर को बोलते हैं, हिमेटोफोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर, तो हिमेटोफोबिया किसका डर है, किससे डर लगता है, ये कमेंट में बताओगे आप, ठीक है ना। फिल्स का मतलब होता है प्यार करना, ठीक है ना, किसी से प्यार करते हो उसके लिए फिल्स, और जिससे डरते हो उसके लिए फोबिया। 2 कॉमन वर्ड, रूट वर्ड आपको पता होना चाहिए, आप इंग्लिश पढ़ते हो तो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो फिल्स प्यार करना। एसिनो को आप दूसरा शब्द भी कह देते हैं, एसिडोफिल्स भी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, एसिडोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स, तो इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं, एसिनोफिल, हिंदी में यही नाम है इसके, ठीक है ना। और बेसोफिल्स, कुछ भी याद नहीं करना है, आप टेंशन मत लेना, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल शब्द ये जी याद कैसे होंगे यार, कुछ भी तो नहीं है, 3 शब्द होते हैं, आपको पता ही है, आपने रोज़ पढ़ते हो, आप एक पढ़ते हो, आप एसिड पढ़ते हो, हाँ जी, एक हमें बेस पढ़ते हैं, हाँ जी, और एक हम पढ़ते हैं जी न्यूट्रल, कुछ नहीं है, एसिडोफिल लगा दिया, यानी जो अमल से प्यार करती है, एसिडोफिल्स। बेस यानी क्षार, इसका मतलब क्या होता है, अमल होता है, इसका मतलब क्षार होता है, और इसका मतलब उदासीन होता है, ठीक है ना।
यानी जो अम्ल से प्यार करती है वो एसिडोफिल्स है, क्षार से प्यार करती है वो बेसोफिल्स है, जो न क्षार से और अम्ल दोनों से ही प्यार करती है वो उदासीन है। ठीक है ना, तो यही तो नाम है। ठीक है, यानी एसिनोफिल्स जो होती है एक बेस एसिड डाई जो होती है, उसका डाई मतलब रंगीन, रंगने वाली, उसके अंदर आप देखा होगा कभी भी वो रंग डालते हैं। कौन सा रंग डालते हैं? एक प्रकार का नीला नीला, जो लैब टेक्नीशियन है, एलटी हैं, वो एक प्रकार की डाई रखते हैं, उससे रंग डालते हैं पहचानने के लिए भी कौन सी डब्ल्यूबीसी है ये। तो वो क्या हो जाती है? स्टैन हो जाती है, उससे रंगीन हो जाती है। ठीक है, तो एसिडिक डाई से वो जो हो जाए वो तो क्या है? एसिडोफिल्स है। जो क्षार वाली डाई है उससे स्टैन हो जाए वो बेसोफिल्स है। न्यूट्रल यानी क्षार और बेस दोनों से ही वो रंगीन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? हम न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। सिंपल से सिंपल भाषा प्रयोग की जा रही है आपके लिए। ठीक है, ये तो ये हो गई। अब अकणिका में भी है, कितनी है? 2 है। एक तो आपका मोनोसाइट है और एक आपका लिम्फोसाइट है। क्या है? मोनोसाइट, मोनोसाइट। और एक आपकी क्या है? लिम्फोसाइट। ठीक है ना, ये आपके 5 डब्ल्यूबीसी। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है, तो आप आंसर क्या दोगे? 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। परसेंटेज पूछ ले, मान लो डब्ल्यूबीसी 100% है, 6 से 8,000 कोई भी है, 100% है, तो उसका लगभग 68% जो है ना, 68% तो क्या पाई जाती है? ग्रेन्युलोसाइट पाई जाती है। यानी वो डब्ल्यूबीसी जिसके अंदर कणिका पाई जाती है वो 68% बनाती है, और ये इसका भाग बनाती है। बाकी बच गया 32%। कितना? 32%। ठीक है ना, 68% में सबसे ज़्यादा नाम बड़ा है न्यूट्रोफिल्स, तो सबसे ज़्यादा ये क्या है? सबसे ज़्यादा 65% तो अकेली न्यूट्रोफिल्स बनाती है। यानी डब्ल्यूबीसी का टोटल 65% है ना, वो तो कौन बना रही है? आपकी न्यूट्रोफिल्स ही बना रही है। ठीक है ना, नाम बड़ा है न्यूट्रोफिल्स, तो उससे याद रख लो बहुत संख्या में ज़्यादा है। ठीक है, बेसोफिल्स सबसे कम पाई जाती है, 0.5% से 1% तक ये पाई जाती है। ठीक है, सबसे कम पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी बेसोफिल्स है। 2 से 2.5%, आप सीधा 2.5% लिख लो, 2.5% आपकी एसिनोफिल्स पाई जाती हैं। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें ये तो याद रखनी पड़ेगी, सबसे ज़्यादा, सबसे कम। अब 32 में से 26% तो आपकी क्या हो जाती है? मोनोसाइट हो जाती है, और बाकी 6% आपकी लिम्फोसाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? लिम्फोसाइट हो जाती है। बात क्लियर हुई? आपसे पूछे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली, सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होते हैं। सबसे कम पाए जाने वाली, सबसे कम डब्ल्यूबीसी जो है, कम डब्ल्यूबीसी जो है वो कौन सी है? बेसोफिल्स है। 2 बातें याद रखनी है आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी यानी बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट है। और सबसे छोटी, सबसे 5 क्वेश्चन तो यही हो गए मान लो। सबसे छोटी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं भैया। सबसे छोटी लिम्फोसाइट है, सबसे छोटी लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी मोनोसाइट। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम बेसोफिल्स। क्लियर हुई बात? अब इनके कार्य क्या क्या हैं जी? क्या क्या कार्य हैं जी? ठीक है, ये हम पे पढ़ना है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, एसिनोफिल्स क्या करती है, थोड़ा सा याद रख लो। पैरासाइट इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करती है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन यानी परजीवी संक्रमण से बचाने का काम करती है। परजीवी संक्रमण से बचाने की क्या करती है? ये हमें परजीवी संक्रमण से सुरक्षा देती है। जैसे पैरासाइट कोई भी है, परजीवी जो है दूसरे जो हमें रोग फैलाने का काम करते हैं, उनसे बचाने का काम कौन किसका है? तो आप कहोगे जी एसिनोफिल्स का है। दूसरा ये एलर्जिक रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन
वो भी देने का काम करती है। ठीक है, एलर्जी जो होती है वो भी किसके कारण है, एसिनोफिल्स के कारण होती है। मैं बताऊंगा आपको आगे किस प्रकार से। प्रोटेक्शन, किससे प्रोटेक्शन दे रही है, सुरक्षा करती है पैरासाइटिक इन्फेक्शन से। ठीक है ना, पानी पी लो फ्रेंड्स। ठीक है, दूसरा बेसोफिल्स क्या करती है। बेसोफिल्स सेम काम एलर्जी वाला भी तो करती है। एलर्जिक रिएक्शन जो होता है ना, एलर्जिक रिएक्शन, उससे बचाने का काम करती है। यानी एलर्जी प्रतिक्रिया देने का काम करती है आपको। ये एलर्जी प्रतिक्रिया तो नुकसानदायक आपके लिए, वो क्यों फ़ायदेमंद है आपके लिए, क्यों फ़ायदेमंद है, वो चीज़ बताने वाला हूँ मैं आगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। क्योंकि ये 2-3 पदार्थों का स्त्रावण करती है। एक तो हिस्टामिन का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है से याद कर लेना, हिपेरिन का, और एक ये सेरोटोनिन का। ठीक है, यानी हिस्टामिन का स्त्रावण कौन करता है, तो आपका याद रखना हिस्टामिन, हिपेरिन और सेरोटोनिन। क्लियर हुई बात। आपको पता है हिस्टामिन आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाला वो एक कारक है जो आपको फॉरेन एंटीजन कोई भी हमारे शरीर के अंदर घुसता है और वो आपका शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या उसको मतलब नहीं अपने शरीर के अंदर समा पा रहा है, आपको वो दिक्कत करेगा शरीर में। तो क्या होता है, बेसोफिल्स जो होती है ना, वो क्या करती है, वो आपके एक शरीर में एक केमिकल यानी एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण करती है, हिस्टामिन। ठीक है ना, जिस जगह से वो घुसना चाह रहा है, जैसे यहाँ पर से घुसना चाह रहा है, आपने देखा होगा अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, किसी को खुशबू से एलर्जी हो जाती है। तो वो एलर्जी होने का मतलब यहाँ पर क्या है, वो आपके डस्ट के जो पार्टिकल थे, यानी जो धूलकण जो अंदर जाने वाली थी, वो आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो बेसोफिल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन स्त्रावण करते हैं, और जहाँ जहाँ पे वो कण लगे हैं ना, वहाँ पे हिस्टामिन चला जाता है, मान लो ब्लड के माध्यम से, और वहाँ पर आपको क्या एलर्जिक रिएक्शन देता है। वो भी आपके शरीर में कोई दिक्कत है उसको साफ करो, आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे कोई एलर्जी हुई है, या आप कोई ऐसी दवाई लो जिससे वो आप बच सको। जैसे छींक आना एलर्जी का लक्षण है, ठीक है, किसी चीज़ से छींक आती है तो वो हिस्टामिन के कारण आती है। हिस्टामिन की मात्रा बढ़ जाए तो आपको एलर्जी ज़्यादा होगी, हिस्टामिन कम हो जाए तो वो कम होगी। और हिस्टामिन ऐसे स्रावित नहीं होता, कोई ना कोई आपको बाहर का फॉरेन पार्टिकल कोई अंदर जाना चाहता है तब हिस्टामिन स्रावित होता है, किससे, बेसोफिल से। तो ये क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन देने का काम हिस्टामिन करता है। कौन करता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन का स्त्रावण एसिनोफिल्स भी करती है। ठीक है, तो हिपेरिन क्या है जी, यानी एलर्जी किसके कारण होती है, हिस्टामिन के कारण होती है। ठीक है ना, और एविल वगैरह आप गोली लेते हो, कॉमन सी गोली है एविल, वो क्या करते हैं, हिस्टामिन की मात्रा को घटाती है। अब हिस्टामिन स्रावित हो गया लेकिन आपको खुजली आ रही है, खुजली आप मतलब सहन नहीं कर पा रहे हो, तो आप एविल ले लेते हो, तो वो हिस्टामिन की मात्रा को घटा देती है। ठीक है ना, तो एंटी हिस्टामिन का काम करती है वो, हिस्टामिन घटा देती है, आपको खुजली आना बंद हो जाती है, बस। हिपेरिन क्या, एंटी कोगुलेंट प्रोटीन है। ठीक है ना, ये क्या है, रक्त का थक्का न जमने देने वाला कारक है वाला प्रोटीन है। ठीक है ना, यानी हिपेरिन क्या करता है, आप जैसे आपने देखा फाइब्रोनोजन हो गया, प्रोथ्रोमिन, थ्रोमिन वगैरह आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो रक्त का थक्का जमाते हैं। वो शरीर से जब कट लगता है तो थक्का जमाते हैं। जब कट लगता है तो वहाँ पे डेड सेल होते हैं, जो मृत कोशिका होती है, उनके द्वारा एक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्रावण किया जाता है। तो वो चीज़ें अलग है, लेकिन आपके शरीर के अंदर तो ब्लड कभी भी नहीं जमा, कट लगने पे जम जाता है, शरीर के अंदर तो नहीं जमा। ठीक है ना, तो शरीर के अंदर ब्लड न जमे, इसलिए लीवर के द्वारा और बेसोफिल्स कुछ मात्रा में क्या करती है, हिपेरिन का स्त्रावण करती है, ताकि आपके शरीर के अंदर रक्त का थक्का न जमे, नाड़ियों में ब्लड का जो क्या ना हो, क्लोट न हो। ठीक है ना, वो थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, वो चीज़ पढ़ने वाले हम। ठीक है, तो हिपेरिन क्या है, रक्त का न थक्का जमने वाला कारक है, और बेसोफिल्स इसके द्वारा, सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, इसको हम
बाद में पढ़ेंगे, लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो ये दोनों क्या काम करती है आपको पता चल गया। यानी किसी न किसी तरीके से हमें रोगों से बचाने का काम करती है। क्या करती है? रोगों से बचाने का काम करती है। कौन कौन? एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। जब भी आपको एलर्जी होगी, याद कर लेना, जब भी आपको एलर्जी होगी तो या पैरासाइट कोई शरीर में घुसेगा तो आपके एसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, बेसोफिल्स की संख्या एलर्जी में बढ़ जाती है। आप डीएलसी करवाते हो तो उसके अंदर बेसोफिल्स बढ़ा हुआ आता है, तो आपको किसी न किसी चीज़ से एलर्जी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें डॉक्टर उस रिपोर्ट को देख के पता लगाता है कि आपकी बेसोफिल्स बढ़ी है या एसिनोफिल्स बढ़ी है या न्यूट्रोफिल्स बढ़ी है, मोनोसाइट बढ़ी है, लिम्फोसाइट बढ़ी है। जो चीज़ उनसे बढ़ेगी उसी प्रकार का वो आपको कहेंगे भी इस प्रकार की आपको दवाई लेनी चाहिए। 2 का काम खत्म हो गया। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स है, उसको क्या कहा जाता है? माइक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी कहा जाता है। माइक्रो पुलिसमैन क्या कहा जाता है? माइक्रो पुलिसमैन कहा जाता है, यानी सूक्ष्म पुलिसमैन कहा जाता है उसको। ठीक है, किसको कहा जाता है? न्यूट्रोफिल्स को, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स छोटी है किसके तुलना में? मोनोसाइट के। तो मैक्रो उसको कहा जाता है, मैक्रो पुलिसमैन किसे कहा जाता है? न्यूट्रोफिल्स को। इसका नेचर होता है फेगोसाइटिक नेचर होता है, ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है ये। आप कहोगे जी भक्षण कोशिका होती है, भक्षण प्रकृति की होती है, भक्षण कोशिका के प्रकृति के। भक्षण का मतलब क्या हुआ जी? ठीक है, तो आप कह सकते हो इनगल्फ ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस अदर्स फॉरेन पैथोजन जो होते हैं उनको क्या कर जाती है? ये निगल जाती है। क्या कर जाती है? निगल जाती है। यानी फेगो का मतलब क्या है? फेगोसाइटिक का फेगो वो जो खा जाते हैं, ठीक है ना। पिनोसाइटिक होते हैं जो पी जाते हैं, फेगोसाइटिक जो खा जाते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो ये फेगोसाइटिक नेचर की होती है, यानी जब भी कोई बैक्टीरिया आएगा ये उसे पकड़े कर अंदर समा लेगी, उसको खा जाएगी। वायरस आएगा खा जाएगी, कवक आएगा कोई मान लो फंजाई, उसको खा जाएगी, यानी ये निगल लेती है। ठीक है, निगल लेती है, निगल के उसको क्या कर देती है? बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने का काम करती है। इसलिए इसको फेगोसाइटिक सेल भी कहा जाता है। इसको क्या कह दिया जाता है? फेगोसाइटिक कोशिका भी कह दिया जाता है। ठीक है ना, तो वो कौन? न्यूट्रोफिल्स हैं। ठीक है, भक्षण का काम करती है। भक्षण का काम करेगी, आपको पता है, वायरस को खाएगी, बैक्टीरिया खाएगी, तो क्या करेगी? ये आपको रोगों से बचाने के लिए खा रही है, इसको शौक नहीं है। ठीक है ना, उसी प्रकार का कार्य करती है मोनोसाइट। तो मोनोसाइट को भी फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है, फेगोसाइटिक सेल कहा जाता है। इसको भी भक्षण कोशिका कहा जाता है, इसको भी क्या कहा जाता है? भक्षण कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो मोनोसाइट को भी क्या कहा जाता है? भक्षण कोशिका कहा जाता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों मिलके काम करती हैं। ठीक है ना, एक प्रकार का। तो ये भी क्या करती है? बैक्टीरिया यानी जीवाणु व विषाणु हो गए, आपके कवक हो गए, फॉरेन पैथोजन जो भी है या पैथोजन जो भी है उनको निगल कर नष्ट कर देती है, नष्ट डिस्ट्रॉय करने का काम करती है मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट एक जैसे काम करती है। ठीक है ना, तो इसको माइक्रो पुलिसमैन कहा गया है, तो इसको बोल दिया मैक्रो पुलिसमैन ऑफ बॉडी, पुलिसमैन ऑफ बॉडी। ठीक है ना, हमारे शरीर का मैक्रो, मैक्रो माने लघु नहीं, दृढ़, पुलिस वाला बोल दिया। ठीक है ना, क्या बोल दिया? इसको दृढ़ पुलिस वाला बोल दिया, क्योंकि ये साइज में बड़ी है तो इसको मैक्रो बोल दिया। साइज में मोनोसाइट से छोटी, इसलिए माइक्रो बोल दिया। ठीक है ना, तो साइज में सबसे बड़ी मोनोसाइट है। ठीक है ना, तो मैक्रो, दोनों एक जैसा काम करती है। क्लियर हुई बात? और इस प्रकार रोगों से लड़ती है। WBC सारी लोगों से लड़ती है भाई। ठीक है ना, उसके बाद
अरे उसके बाद क्या होगा जी, रोगों से लड़ेगी, लड़ लड़ के अपने आप को ख़त्म कर लेती है बेचारी, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, लिम्फोसाइट होता है आपका, लिम्फोसाइट, ठीक है ना। लिम्फोसाइट का काम क्या है जी, ठीक। लिम्फोसाइट आपकी रियल में लंबे समय तक इम्यूनिटी पावर जो होती है उसको बनाए रखती है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को बना के रखती है, ठीक है। ये अपने आप कोई खास काम नहीं करती, लेकिन ये काम जो करती है वो इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सबको आज्ञा देती है हमारे शरीर में क्या घुस गया है, हमारे शरीर में क्या चीज़ें आई है, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी कोशिका का काम है, यानी ये सीनियर है सबकी, मान लो, ठीक है। जैसे इसके अंदर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट यानी बी लिम्फोसाइट क्या करता है जी, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट को हम टी से, ये स्टैंड फॉर क्या इसको है, यानी ये थाइमस ग्रंथि के लिए है, यानी ये थाइमस ग्रंथि से रिलेटेड है, और बी बोन मैरो से रिलेटेड है, ठीक है, बोन मैरो से। तो बी लिम्फोसाइट जो है, जैसे लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है, रेड बोन मैरो में। अगर बोन मैरो दोबारा ही मैच्योर करके इसको ब्लड के अंदर भेजा जाता है तो उसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। अगर मैच्योर नहीं है, इमैच्योर जो है उसका क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद जैसे प्रोड्यूस हुई वो किसके टच में जाएगी, थाइमस ग्रंथि के टच में जाकर मैच्योर होती है, उसको हम टी लिम्फोसाइट कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, टी लिम्फोसाइट कहते हैं। टी लिम्फोसाइट आगे टी हेल्पर सेल है, टी किलर सेल है, ठीक है ना, नेचुरल किलर सेल है। तो ये टी के आगे भाग है, वो क्या करते हैं देखो, जिस प्रकार का पैथोजन आ गया, ठीक है ना, जिस प्रकार का पैथोजन आया या जिस प्रकार का एंटीजन आया उसको पहचानने का काम कौन करती है, टी लिम्फोसाइट करती है। टी लिम्फोसाइट उसको पहचानने का काम करती है और कुछ हद तक ये मार भी सकती है उसको, यानी टी किलर सेल है वो उसको मार भी सकते हैं, उस एंटीजन को खत्म भी कर सकते हैं, पैथोजन रोग फैलाने वाले कार्य को नष्ट भी कर सकते हैं। हेल्पर सेल क्या करेंगे, टी हेल्पर सेल जो है वो हेल्प करेंगे किसकी, बी लिम्फोसाइट की। बी लिम्फोसाइट की हेल्प किस प्रकार करेंगे, बी लिम्फोसाइट को ये संदेश भेजेंगे भी इस प्रकार का एंटीजन आया जो हमारे बस की बात नहीं है, आप क्या करो, उसके लिए एंटीबॉडी का निर्माण करो। क्या करो, एंटीबॉडी। तो ये क्या करती है, प्रोड्यूस एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी का निर्माण करती है, ठीक है ना, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। प्लाज्मा सेल बोला जाता है इसको, मैं, ठीक है। आगे जाके क्या क्या बोला जाता है, ये चीज़ हम इम्यूनिटी चैप्टर पढ़ेंगे उसमें करेंगे। जैसे ही आपके शरीर में कोई एंटीजन गया, जैसे शरीर में एंटीजन गया, अब एंटीजन जैसे ही जाएगा, एंटीजन क्या होता है, किसी भी सेल या कोशिका की पहचान होती है। आपके शरीर का कोई भी सेल है उसके ऊपर एंटीजन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एंटीजन। उसी प्रकार किसी भी कोशिका के ऊपर क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, उसकी पहचान होती है, और उस पहचान से हमारा शरीर दूसरी की कोशिका एक्सेप्ट नहीं करता, दूसरे का ब्लड नहीं करता, दूसरे जो हमारे से मिलते जुलते ब्लड ग्रुप है उसके अंग जो हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करता, ये देखा होगा आपने। तो वो क्या करते हैं, उस अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर जो एंटीबॉडी है उन अंगों को नष्ट कर देती है। जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया है तो शरीर को कैसे पता लगा, पानी से खिलाफ तो नहीं कर रही वो, और चीज़ें आ रही हैं उनके खिलाफ। जो बैक्टीरिया जैसे ही हमारे शरीर के अंदर आएगा तो वो क्या करती है, वो इस एंटीजन को पहचानती है, हमारे शरीर की कोशिका का कोई भी एंटीजन नहीं है, अब ये एंटीजन बाहर का है तो इसे हम फॉरेन एंटीजन या फॉरेन क्या बोल दिया, एंटीजन बोल दिया, यानी दूसरा एंटीजन है, कोई विपरीत प्रकार का है जो हमारे शरीर में नुकसान करेगा। तो उसको पहचानती है हमारे शरीर की कौन, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जैसे हेल्पर सेल पहचानेंगे तो वो बी लिम्फोसाइट को क्या कहेंगे, ऑर्डर देंगे भी इस प्रकार का आप एंटीबॉडी का निर्माण करो। वो एंटीबॉडी का निर्माण करेगी और उस एंटीजन को इस प्रकार से टपाक, इस प्रकार से क्या करेगी, वो एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीजन जो है यानी हमारे शरीर में बैक्टीरिया का है उनको इकट्ठा करके बांध के रखेगी। अब बांध लिया तो भागना मुश्किल हो गया और इधर से मोनोसाइट न्यूट्रोफिल्स आएगी और उसको
खा जाएगी, तो वो क्या करेगी, उसको खाकर आपको रोगों से बचाने का काम करेगी। ठीक है, तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, बी लिम्फोसाइट करती है। कौन करती है, बी लिम्फोसाइट करती है, और आपके रोगों से बचाने का काम करती है। मेरे हिसाब से इतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं समझा होगा आपने पहले, तो मैंने पूरा समझाने की कोशिश की आपको। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट क्या करती है, बी लिम्फोसाइट क्या करती है, मोनोसाइट क्या करती है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये टी लिम्फोसाइट जब मान लो ख़त्म हो जाएगी, किसमें, HIV वायरस के द्वारा। ठीक है, टी लिम्फोसाइट खत्म हो गई तो आप एंटीजन को पहचानने वाले जो शरीर में कारक हैं वो तो खत्म ही हो गए। अब बाहर का एंटीजन कोई आएगा, वो रोग आराम से फैलाएगा, मज़े से धड़ाके से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं है, कर दो कार्रवाई। ठीक है, यानी हमारे शरीर के अंदर सेना ही नहीं है, और वो सेना आतंकवादी को पहचान नहीं पाएगी, तो आतंकवादी तो कुछ भी हमला करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता को नष्ट कर देगा। उसी प्रकार तो टी लिम्फोसाइट को HIV एड्स यानी HIV वायरस ख़त्म कर देता है। उसी प्रकार आपको कोई भी रोग लग जाता है तो वो ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता तो आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, मृत्यु हो जाती है। तो मोनोसाइट क्या काम करती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लिम्फोसाइट क्या काम करती है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स क्या काम करती है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, अब 2-3 बात और लिखा देता हूँ आपको WBC के बारे में। WBC को कार्य क्या है, कई बार ये पूछ ले मान लो WBC के कार्य क्या, बाकी तो यहाँ पे कार्य वही हैं, फंक्शन मैंने सारे लिखा है, वो WBC तो हैं सारी की सारी। फिर भी आपके लिए मुझे इतना तो बनता ही है, इतना करना तो बनता है। आप इतना हमारे लिए कर रहे हो भाई, लाइक भी कर रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी चैनल कर रखा है, दूसरे लोगों को भी बता रहे हो, है ना, तो हमारा तो बनता है। फंक्शन कार्य क्या है, सीधी बात है, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत और रोगों से बचाने का काम करती है, रोगों से बचाने का काम करती है, रोगों से बचाने का कार्य करती है। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, हमें रोगों से बचाने का काम कौन करती है, ये करती है। इसीलिए जिस प्रकार हमारे पुलिस वाले भैया, पुलिसमैन हमें बचाते हैं आतंकवादियों वगैरह से, शरारती तत्वों से, तो पुलिसमैन ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, शरीर का पुलिस वाला किसे कहा जाता है, तो शरीर का पुलिस वाला WBC को कहा जाता है। मैक्रो माइक्रो मैंने लिखा दिया आपको। बॉडी गार्ड, बॉडी गार्ड ऑफ बॉडी किसे कहा जाता है, यानी शरीर का बॉडी गार्ड किसे कहा जाता है, तब भी आपका शरीर का बॉडी गार्ड भी WBC को कहा जाता है, बॉडी गार्ड पुलिसमैन। ठीक है, दोनों WBC को कहा जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी WBC कंप्लीट। कितना प्यार से प्यारे प्यारे हो आप, आपकी तरह। ये WBC थी आपकी, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, अगली वीडियो में बता देंगे जनाब आपको। ठीक है, क्योंकि आपसे हम हैं, ठीक है, और आप तो सभी के हो। ना 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 ना, ठीक हो सब एकदम। अब आपका आता है प्लेटलेट्स, हिंदी में इसको बिम्बाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिम्बाणु बोलते हैं। बिम्बाणु क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, ठीक है ना। बिम्बाणु जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, यानी उसका केमिकल नेम क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले रासायनिक नाम प्लेटलेट्स का, आपने सुना होगा डेंगू में प्लेट सुना होगा आपने, चिकनगुनिया में, येलो फीवर, इनके अंदर आपने प्लेटलेट्स नाम जरूर सुना होगा। प्लेटें डली है तो वो प्लेटें नहीं डलती जो टेंट में आती है, रसोई वाली प्लेटें थोड़ी डाली जाती है, प्लेटलेट्स होता है वो भाई। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट किसका रासायनिक नाम है,
थ्रोम्बोसाइट रासायनिक नाम होता है प्लेटलेट्स का। विषाणु का रासायनिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। बहुत अच्छी बात है जी। अब बात करें इसके निर्माण की प्रक्रिया। पहले तो ये इसका निर्माण होता कहाँ है? इसका निर्माण होता है जी, इसका निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर रहेगा रेड बोन मैरो में। मैक्रोसाइटिक सेल जो होते हैं वो इसका निर्माण करते हैं। रेड बोन मैरो में होता है। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो क्या है? तो आपको आंसर देना है। और प्लेटलेट्स भी पूछ लिया आपको, तो इसका आंसर देना है आपको 600 WRBC की जगह 1 WBC पाई जाती है और 40 प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये रेशो भी याद कर लेना आप, ठीक है ना? क्लियर हुई बात? अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो में, ठीक है। फॉर्मेशन लाल अस्थि। प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है यानी निर्माण क्रिया को क्या कहा जाता है? निर्माण क्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर रहेगा थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस, ठीक है ना? थ्रोम्बोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस किसके निर्माण की प्रक्रिया है? तो थ्रोम्बो नाम किससे संबंधित है? थ्रोम्बो याद रखना है आपको। थ्रोम्बोपोइसिस। तो थ्रोम्बोपोइसिस किसके निर्माण की प्रक्रिया है? प्लेटलेट्स के निर्माण की प्रक्रिया है। अब आपसे पूछे इसका आकार कैसा होता है? शेप इसकी ओवल शेप होती है। आप कहोगे जी अंडाकार होता है। प्लेटलेट्स कैसी होती है? अंडाकार होती है, ठीक है। अब आपसे पूछे इसकी संख्या कितनी पाई जाती है? 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक इसकी संख्या पाई जाती है पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। 1.5 लाख से 4.5 लाख तक इसकी संख्या होती है, पर मिलीमीटर क्यूब की बात कर रहे हैं। आपकी संख्या इसमें घट जाती है, कौन से रोग में घट जाती है? तो आप कहोगे जी संख्या कम हो जाती है। एक तो आपका डेंगू है, डेंगू में, और एक आपका चिकुनगुनिया है, चिकुनगुनिया है। चिकुनगुनिया और डेंगू जो हैं दोनों रोगों में जो प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि इसके वायरस जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? वो आपके प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। जैसे HIV का वायरस WBC को खाता है, उसी प्रकार डेंगू और चिकनगुनिया के वायरस किसको खाते हैं? प्लेटलेट्स को खाते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया आपको पता है मादा इजिप्टी मच्छर से होते हैं, काटने से होते हैं। किससे होते हैं? मादा इजिप्टी मच्छर 3 रोग फैलाता है, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर और एक जिका वायरस भी है, ठीक है। तो 3 रोग तो मेन फैलाता है, येलो फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है ना। तो ये कौन फैलाता है? मादा इजिप्टी मच्छर फैलाता है। कौन है? इजिप्टाई भी बोल देते हैं उसको, मच्छर फैलाता है, उसके लार में पाया जाता है। शाही प्रकार का मच्छर है, स्वस्थ पानी में बैठता है, ठीक है, तो वो डेंगू फैलाता है। क्लियर हुई बात? 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में इसकी संख्या पाई जाती है। कितनी वेरी करती है? तो आप 1.5 लाख से 4.5 लाख, ये बात हो गई यहाँ पे। संख्या अगर हो जाए कम तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोपिनिया। थ्रोम्बोपिनिया बोलते हैं। पिनिया का मतलब मैंने पीछे भी बताया था भाई। थ्रोम्बो का मतलब क्या है? प्लेटलेट्स। पिनिया का मतलब कम होना। तो थ्रोम्बोपिनिया क्या है? थ्रोम्बोपिनिया क्या है? थ्रोम्बोपिनिया क्या है? तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए उसे थ्रोम्बोपिनिया बोलते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो वही बात है थ्रोम्बोसाइटोसिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस बोल देंगे भैया, ठीक है। बात याद रखना। एक बात और भी याद रख लेना, ये भी ए न्यूक्लिएटेड होती है,
आप कहोगे जी ये क्या है, तो आप कहोगे जी अकेंद्रिक रक्त कोशिका है, रक्त कोशिका है। इसके अंदर भी कोई केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका निर्माण रेड बोन मेरो में होता है और इसका जीवन काल भी यहाँ लिख लो आप, लाइफ स्पेन जो होता है इसका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन तक जीवित रहती है। कितने दिन जीवित रहते हैं? 8 से 10 दिन जीवित रहते हैं। कम हो जाए ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? तो आप कहोगे जी रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करती है। ठीक है ना, किसमें? ब्लड क्लोटिंग जो होता है आपका, उसके अंदर ये सहायता करती है और मुख्य भूमिका भी निभाती है। मेन रोल जो होता है प्लेटलेट्स का होता है। आपने कभी देखा होगा, इसका कार्य रक्त का थक्का जमाना है, बाकी ये कोई कार्य नहीं करती। ठीक है, और खून के अंदर गाढ़ापन जो होता है तो उसका भी कारण क्या है? प्लेटलेट्स है। एक बात याद रखो, आपको चोट लग गई, खून बहता रही, आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि आपके 5 से 6 लीटर आपके शरीर के अंदर ब्लड है और वो आपका चला गया मान लो, तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो क्या करती है हमारे शरीर में ऐसे सेल हैं, कोशिका है प्लेटलेट्स, जो क्या करती है, जैसे आपको चोट लगी ना तो वो एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करती है जिसे प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है का निर्माण करती है, प्रोथ्रोम्बिन का स्त्रावण करती है। प्रोथ्रोम्बिन आगे जाके अलग अलग प्रकार के मैं रक्त का थक्का पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिड क्या है, थ्रोम्बिन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, थ्रोम्बोफाइब्रिनोजन क्या है, फाइब्रिन क्या है। ठीक है, किस प्रकार कैल्शियम विटामिन की हेल्प करते हैं। तो प्लेटलेट्स में मुख्य भूमिका निभाती है, वो प्रोथ्रोम्बिन को निर्माण करती है और वो जाके प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? अलग अलग प्रकार के प्रोटीन को एक्टिव करता है, उनकी सहायता से एक जालीन बनाता है, जाली सी बना के वो आपके अंदर इकट्ठी हो जाती है, जिसमें आरबीसी वगैरह फंसकर आपके ब्लड का क्लॉट हो जाता है, तो रक्त का थक्का बना देता है। अंदर नहीं, शरीर के बाहर जब चोट लगती है कहीं पे भी तब, तो उसका सहायता कौन करती है? तो प्लेटलेट्स करती है। यही था प्लेटलेट्स, कुछ भी नहीं था। थ्रोम्बोसाइट इसका रासायनिक नाम है। थ्रोम्बोसाइटोसिस संख्या बढ़ जाए तो कहते हैं, थ्रोम्बोपिनिया कम हो जाए तो कहते हैं, थ्रोम्बस रक्त के थक्के को कहते हैं। ठीक है ना, और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में पाई जाती है। डेंगू और चिकनगुनिया जो होते हैं ना, वो इसके प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। ठीक है, अंडाकार होती है, बिना केंद्रक की होती है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलेंगे इसी के साथ। तो आज अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत के साथ।